गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो आज की क्लास में अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए जो हमने लास्ट क्लास में कर्ल का डेरिवेशन किया था और फॉर्मूला निकाला था कर्ल का जो कार्टेशियन फॉर्मेट में है, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए कुछ इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो हम करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो डाइवर्जेंस और कर्ल के मिक्सअप या फिर डाइवर्जेंस और सॉरी ग्रेडियंट और कर्ल के मिक्सअप के रूप में इन मतलब या तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो कर्ल और ग्रेडियंट दोनों के मिक्सअप के रूप में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, या फिर कर्ल और किसके मिक्सअप के रूप में डाइवर्जेंस के मिक्सअप के रूप में क्वेश्चन पूछता है। मतलब दोनों ही चीजें साथ में आएगी, या तो कर्ल और ग्रेडियंट साथ में आएगा या फिर कर्ल और डाइवर्जेंस साथ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं और इसी के ऊपर डिपेंडेंट, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले भी होते हैं जिनका यूज आगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी होगा और साथ ही साथ में आप जैसे जिस भी यूनिट या जो भी पेपर है जिसके अंदर वेक्टर का यूज हो रहा है कहीं पर, तो उनमें इनके फॉर्मूले ज्यादातर यूज होंगे। ये आपको ये ध्यान रखना है। मतलब किस किस का मिक्सअप, कर्ल और ग्रेडियंट का, और दूसरा कर्ल और डाइवर्जेंस, इन दोनों का जो मिक्सअप होता है, इन दोनों के मिक्सअप से जो फॉर्मूले बनते हैं वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का, पहला क्वेश्चन है आपके, यदि सदिश क्षेत्र ई वेक्टर बराबर क्या है, आई कैप एक्स माइनस 2y प्लस रिजेक्ट प्लस जे कैप बी एक्स प्लस सी वाई प्लस जेड प्लस के कैप 5x प्लस सी वाई माइनस 2z एक विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करता है, तो ए बी तथा सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैंने जब कर्ल की डेफिनेशन बताई तब भी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका कर्ल जो होता है वो एक तो जीरो के बराबर होता है और एक जब क्या होगा, नॉन जीरो। ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के पूछे जाते हैं। अगर मान लो उसने दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें ऐसे ही कुछ कांस्टेंट ए बी सी के टाइप में दिए हुए होंगे, तो आप लोगों को ये समझ लेना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है वो कैसे आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है, स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। मतलब स्थिर वैद्युतिकी के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके कर्ल का मान हमेशा जीरो होता है, क्योंकि वहां पे आवेश कैसा होता है, स्थिर। पर जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाते हो, विद्युत क्षेत्र सदिश के विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर जाते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जो होता है वो किसके बराबर नहीं होता है, किसके बराबर होता है, वो जीरो के बराबर नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसे आवेश के कारण होगा, एसिलेटेड, या फिर आप ये बोल सकते हो त्वरित आवेश के कारण। त्वरित आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमेशा कैसा होगा, घूर्णी सदिश या घूर्णी सदिश क्षेत्र के रूप में व्यक्त किया जाएगा, और जिसके कर्ल का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, और अघूर्णी सदिश जो होगा उसके कर्ल का मान हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो दूसरी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी आवेश स्थिर है और स्थिर आवेश के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो उसके उस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो कर्ल होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। और जब त्वरित आवेश हो जो गतिशील अवस्था में हो, और उस गतिशील अवस्था में आवेश के कारण अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके कर्ल का मान जीरो नहीं होगा। लेकिन एक चीज और आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन के अंदर यह ना बोला जाए कि आपको जो विद्युत क्षेत्र दिया गया है वो कैसा विद्युत क्षेत्र है, मतलब
घूर्णी विद्युत क्षेत्र है या अघूर्णी विद्युत क्षेत्र, मतलब जिसके कर्ल का मान 0 है या जिसके कर्ल का मान 0 नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको ये समझ लेना है कि जो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है, स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न हुआ है। और स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके कर्ल का मान हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या होगा, डेल ई वेक्टर बराबर 0, जिसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप, अब नीचे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या मान लो ई एक्स, इसको क्या मान लो ई वाई, और इसको क्या मान लो ई जेड। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या लिखोगे, ई एक्स ई वाई तथा ई जेड। अब देखो जब आप फॉर्मूला सॉल्व करते थे मैट्रिक्स के अंदर तो जे वाली टर्म को आप माइनस में लेते थे, ठीक है, लेकिन उस माइनस को आप प्लस के रूप में कैसे लिखोगे, कुछ भी नहीं है, जैसे यहां से यहां पे आप जाते हो फिर यहां से यहां जाते हो तो उस कंडीशन में जे हमेशा किसके रूप में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। लेकिन आप उल्टा कर दो, साइन को जब आप मल्टीप्लिकेशन वज्र गुना है उसको उल्टा कर दोगे, मतलब पहले तो आप इसको लिखो फिर इसमें से सेकंड इसको घटाओ, तो उस कंडीशन में साइन अपने आप जे कैप वाला क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन कॉमन आ गया। नेगेटिव साइन कॉमन आएगा तो जो उसके अंदर कोष्टक के अंदर जे कैप के मल्टीप्लिकेशन में होते थे वो सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे जब इसका मान लिखोगे तो क्या आएगा आपके आई कैप, सबसे पहले आई कैप के लिए क्या लिखोगे, डेल ऑफ ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ऑफ ई वाई अपॉन डेल जेड प्लस जे कैप। अब देखो जे कैप में अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अब क्या होगा, पहले यहां से यहां तक नहीं जाना है, अब अपन को कहां से कहां पे जाना है, यहां से यहां जाना है। तो उस कंडीशन के अंदर आप जो फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा, डेल ऑफ ई एक्स अपॉन डेल जेड माइनस, अब यहां से इधर की तरफ जाओगे तो क्या आएगा, डेल ऑफ ई जेड अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप के लिए फॉर्मूला, लेकिन के कैप के लिए तो वापस वही सीधा का सीधा मल्टीप्लिकेशन, तो के कैप के लिए सीधा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इधर आ रख दो, तो यहां से यहां, तो क्या फॉर्मूला आएगा, डेल ऑफ ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ऑफ ई एक्स अपॉन डेल वाई इजिकल्स टू क्या हो गया, 0। अब कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले के अंदर जो ये ई जेड ई वाई के मान है, इन ई जेड ई वाई इन सब के मान को रखना है, और जिस जिसके सापेक्ष अवकलन लिखा हुआ है आपको उसके सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहली टर्म आई कैप वाली का करते हैं, देखो ई जेड का किसके सापेक्ष करना है, वाई के सापेक्ष अवकलन करना है, और ई जेड क्या है आपके 5x प्लस सी वाई माइनस के 2z, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, y के सापेक्ष। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसके अंदर ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, तो बचा क्या, ओनली फॉर 2। अब देखो उसके बाद में ई वाई कंपोनेंट जो है उसका किसके सापेक्ष अवकलन करना है, z के सापेक्ष। तो ई वाई का z के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे z ओनली फॉर किसके साथ में मल्टीप्लिकेशन एक के रूप में और पावर भी एक, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, c माइनस के 1 प्लस जे कैप ई एक्स का जेड के सापेक्ष, ई एक्स का जेड के सापेक्ष करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से ए माइनस, अब ई जेड का किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है, प्लस के कैप ई वाई का किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, तो क्या आएगा यहाँ पे बी। उसके बाद में ई एक्स का किसके सापेक्ष करना है, वापस वाई के सापेक्ष, तो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, माइनस कोष्टक माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। आई कैप कोष्टक में c माइनस 1 प्लस जे कैप कोष्टक में a माइनस 5 प्लस के कैप कोष्टक में क्या आ जाएगा b प्लस 2। अब ये सारी वैल्यू मतलब ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर कब आएगी, जब इधर वाले सारी टर्म्स का योग किसके बराबर हो जाए, इन सब का योग या संयोजन जो है वो अगर 0 के बराबर होगा तभी क्या हो सकता है, टोटल इक्वेशन किसके बराबर आ सकती है, 0। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 के शून्य होने के लिए क्या आवश्यक है, होने के लिए आवश्यक है
कि एक तो c माइनस 1 किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, दूसरा a माइनस 5 भी किसके बराबर हो, 0 के, और b प्लस 2 का मान भी किसके बराबर हो, 0 के। तो उस कंडीशन में c बराबर क्या आ जाएगा 1, a बराबर क्या आ जाएगा 5 और b बराबर क्या आ जाएगा आपके माइनस के 2। मतलब ये पूरी इक्वेशन कौन सी कंडीशन में जीरो हो सकती है, जब c, a और b का मान क्या हो, ऐसा हो जिसके वजह से c में से एक घटे तो वैल्यू क्या आ जाए 0, a माइनस 5, a में से क्या घटे 5 घटे तो वैल्यू क्या आ जाए 0, और b पे 2 जुड़ जाए तो वैल्यू क्या आ जाए 0। वो उसी कंडीशन में आ सकती है जब c का मान क्या होगा 1, a का मान क्या होगा 5 और b का मान क्या होगा माइनस के 2। ये ध्यान रखना, बस इस टाइप का क्वेश्चन होगा उस कंडीशन के अंदर, जब भी कंपोनेंट के अंदर कोई कांस्टेंट आपको ज्ञात करना है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल का मान क्या लेना होगा 0। भले उसने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है ये बोला हो या नहीं बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसका कर्ल हमेशा क्या लेना पड़ेगा 0 के बराबर लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। देखो सेकंड क्वेश्चन एक फॉर्मूला है, मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो अभी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ज्यादातर किसके ऊपर होंगे डिपेंडेंट, सारे के सारे फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और वो सारे फॉर्मूले आगे भी क्या होंगे इसके अंदर अपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसमें काफी यूज होंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी अदिश फलन फाई के लिए सिद्ध कीजिए कि डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर फाई इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, इसका सेकंड मतलब ये है कि ये एक तो किसको प्रदर्शित कर रहा है डेल फाई, ये किसको ग्रेड को प्रदर्शित कर रहा है, और ये किसको शो कर रहा है कर्ल को, मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान किसके बराबर होगा 0। मतलब इसको आप किस रूप में भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब क्या मतलब है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई का मान किसके बराबर है 0 के बराबर। इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, डेल वेक्टर प्लस डेल वेक्टर फाई इज इक्वल टू किसके होता है 0 के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, कुछ नहीं इजी है। सबसे पहले तो बात ये कि फाई है तो फाई के पास किसी प्रकार कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको किसके रूप में व्यक्त करेंगे पृष्ठों के रूप में व्यक्त करेंगे। लेकिन डेल वेक्टर फाई जो है उसके पास में क्या होगा कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, आई और जे और के रूप में लिखोगे, क्योंकि डेल वेक्टर जो होता है वो किस रूप में लिखा जाता है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो उस कंडीशन में डेल वेक्टर फाई क्या होगा आपके पास में आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। अब आपको लिखना क्या है वापस, अब इस फंक्शन का भी आपको क्या लेना है कर्ल लेना है, ठीक है। तो अब इसका क्या लेने पर, इसका कर्ल लेने पर जब इस इक्वेशन का कर्ल लोगे तो ये किस प्रकार से लिखी जाएगी डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर फाई के रूप में लिखी जाएगी। और उस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो इसको इस प्रकार से आई कैप जे कैप के कैप डेल फाई बाय सॉरी डेल बाय डेल एक्स आएगा पहले, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। नीचे क्या आ जाएगा डेल फाई बाय डेल एक्स डेल फाई बाय डेल वाई डेल फाई बाय डेल, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि डेल वेक्टर जो है वो किसके रूप में लिखा जाता है डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड के रूप में। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर कौन आ रहा है आपके, ये ग्रेड ऑफ फाई आ रहा है, इस वजह से वो नीचे लिखा जा रहा है। ये ध्यान रखना जो पहले होगा, जैसे कि आप देख लिख लो
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है ना, तो उस कंडीशन में जो सेकंड रो है उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, ए वेक्टर वाली टर्म्स आएगी, उसके बाद में जो लास्ट में है उसमें क्या आएगी आप लोगों के, बी वेक्टर वाली टर्म्स आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले क्या रहा है, डेल वेक्टर, इसलिए डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड आया। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, ग्रेड ऑफ फाई आ रहा है, इस वजह से नीचे क्या आया, डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड आया। अब देखो आगे इस फॉर्मूले को प्रूव करोगे तो सबसे पहले आई क्या, ये फॉर्मूला जो है डेल वेक्टर क्रॉस डेल फाई के लिए, ठीक है। आई कैप के अंदर हाथ रखो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, क्या आएगा आपके, हाथ रख के क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो सबसे पहले ये वाली टर्म इसके साथ में, फिर ये वाली टर्म इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा आपके, डेल स्क्वायर फाई डेल वाई डबल डिफरेंशिएशन, पर नीचे क्या होगा, अलग अलग, पहले किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, फिर किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, इसका इसके साथ, इसका गुना इसके साथ में, डेल डेल स्क्वायर डेल वाई और डेल वाई जेड आ जाएगा, माइनस अब उसके बाद में इसका इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा आपके, डेल स्क्वायर फाई कौन डेल जेड डेल वाई प्लस जे कैप के लिए टर्म आएगी, जे कैप के लिए, जे कैप के लिए अब क्या होगा, यहाँ पे चेंज, यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर फाइव डेल जेड डेल एक्स आ गया, प्लस अब किसका लिखोगे, के कैप का लिखोगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल वाई डेल, ठीक है। अब देखो एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी आंशिक अवकलज वाली, आंशिक अवकलज के अंदर आपको मालूम हो, आंशिक अवकलज की परिभाषा से सेम फंक्शन के लिए हमेशा क्या होता है, डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स, या फिर आप ये कह सकते हो कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर डेल वाई डेल एक्स। मतलब ये दोनों अवकलन हमेशा जो होते हैं ना, भले एक्स के सापेक्ष पहले करो फिर वाई के सापेक्ष करो, या सॉरी पहले वाई के सापेक्ष करो फिर एक्स के, या फिर एक्स के सापेक्ष पहले करो फिर वाई के करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से हमेशा क्या होगा, उस फंक्शन के लिए अवकलन का मान, डबल डिफरेंशिएशन का मान हमेशा क्या आएगा, समान आएगा। इसी प्रकार से दूसरा किसके लिए होता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल जेड, तो आप क्या ले सकते हो, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड डेल वाई ले सकते हो। इससे भी जो किसी भी फंक्शन का अवकलन आएगा वो क्या आएगा, समान आएगा। तीसरा जो है फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल जेड किसके बराबर होगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड डेल एक्स। इन तीनों ही फॉर्मूलों से, आंशिक अवकलन की डेफिनेशन से, तीनों ही प्रकार के जो ये अवकलन है, इन तीनों ही प्रकार के अवकलन से हमेशा ही मान कैसा प्राप्त होता है, किसी भी फंक्शन के अवकलन का समान होता है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एक्सचेंज टर्म है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट देंगे, ये भी इसको और ये इसको काट देगा, ठीक है, ये भी काट देगा ये भी काट देगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये जीरो आ गया, फिर ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, मतलब डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर फाई किसके बराबर होगा, जीरो पे। और यहाँ से इस फॉर्मूले से एक चीज ये याद कर लेनी है कि किसी भी अदिश के ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन आप ये याद रख सकते हो कि अदिश की प्रवणता का कर्ल किसके बराबर होता है, का मान शून्य होता है, ये इसमें ध्यान रखना है, ये एक इसकी मेन डेफिनेशन है। पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्मेट में, एक नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी भी अदिश राशि या किसी भी अदिश फलन की प्रवणता के कर्ल का मान किसके बराबर होगा, तो एक पॉइंट के अंदर सिर्फ इतना से लिखना है कि किसी भी अदिश की प्रवणता के कर्ल का मान हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, इतना इसके अंदर याद रखना है, इसमें बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। एक नंबर का सीधा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर।
देखो एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोगों को जो नॉर्मल है वो पूछा जाता है कि जो जैसे कि सदिश पढ़ा है आपने, मतलब सदिश सदिश पढ़ते हो, 3 डायमेंशनल सदिश सदिश जो होता है उसके भी कर्ल का मान 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे होगा वो तो अभी अपन प्रूव कर लेंगे, लेकिन जो आर वेक्टर आप लिखते हो, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका भी मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना। वो कैसे प्राप्त होगा वो तो भी यहाँ पे हम कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्थिति सदिश जो 3 डायमेंशनल स्थिति सदिश जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ हो, उसके हमेशा कर्ल का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो कैसे आएगा? सेम वही की वही चीज है, सिंपल डिफरेंशिएशन और कर्ल वाले फॉर्मूले का यूज करना। क्वेश्चन क्या है आपके? यदि स्थिति सदिश आर वेक्टर किसके बराबर है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो तो सिद्ध कीजिए कि कर्ल ऑफ आर वेक्टर किसके बराबर होगा? 0, या फिर डेल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे बोल दिया है कि आर वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिया हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन में सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। डेल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर को आप किस प्रकार से लिखोगे? आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल बाय डेल जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, फॉर्मूले को आगे डिराइव करेंगे तो डेल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या आएगा? आई कैप डेल जेड अपन डेल वाई माइनस डेल वाई अपन डेल जेड प्लस जे कैप क्या आएगा? बीच में हाथ रखा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप क्या आएगा आपके? डेल वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल। अब देखो y के सापेक्ष z कांस्टेंट और z के सापेक्ष क्या हो जाएगा? y कांस्टेंट। मतलब आप देखोगे सारी कांस्टेंट राशि का किसी अन्य राशि के सापेक्ष क्या हो रहा है? अवकलन हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये भी 0, ये भी 0, ये सारी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर। सारी वैल्यू 0 के बराबर, तो डेल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर किसके बराबर हो गया? 0। मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन याद रखना है, मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं दिक्कत है। जो थोड़े से बड़े फॉर्मूला आएंगे वहां पे दिक्कत हो सकती है, कैलकुलेशन ज्यादा लंबी होगी, पर जो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जाते हैं उसमें इतना सा ध्यान रखना, जितना सरल डेरिवेशन डिफरेंशिएशन अवकलन अपन को आना चाहिए वो सरल अवकलन आना चाहिए। उसी अवकलन के ऊपर आधारित क्या किए जाते क्वेश्चन पूछे जाते एक नंबर के अंदर। 3.5 नंबर में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ सकता है, या फिर डेरिवेशन के रूप में पूछ लेगा, गॉस का प्रमेय क्या होता है या फिर स्टोक्स का प्रमेय क्या होता है वो पूछ लेगा। और अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें भी क्या है, सिंपल अवकलन याद रखना है कि टर्म को कैसे अलग कर सकते हो। मतलब डॉट प्रोडक्ट वाली टर्म है तो उसको कैसे अलग करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट वाली टर्म है तो उनको कैसे अलग करनी है, वो याद रहती है। तो उस कंडीशन में उन क्वेश्चंस को भी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया हुआ है, जैसे अभी हमने एक सेकंड क्वेश्चन किया था ना कि किसी भी अदिश की पूर्णता के कर्ल का मान शून्य होता है, उसी प्रकार से कर्ल और डाइवर्जेंस के बीच में भी एक रिलेशन होता है, वो भी हमें याद रखना है। और वो जो है वो फॉर्मूला क्या है? सिद्ध कीजिए कि सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के लिए डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान क्या होता है?
जीरो होता है। मतलब अब यहाँ पे जो डेफिनेशन बनेगी, यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर के बराबर होता है जीरो। मतलब यहाँ पे आप क्या डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे डेफिनेशन में यहाँ पे ये बोल सकते हो कि कोई भी अगर आपको सदिश राशि दी हुई है तो सदिश राशि के कर्ल का डाइवर्जेंस हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के। या फिर हिंदी में ये बोल सकते हो सदिश राशि ए के कर्ल का अपसरण हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो सेकंड डेफिनेशन या सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसी भी सदिश फलन के कर्ल का अपसरण, क्वेश्चन में क्या लिखो, डाइवर्जेंस हमेशा क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है ना, ये हमेशा प्रूव होगा, ये हमेशा ही क्या है, परफेक्ट रिलेशन है। इसको ध्यान ही रखना है, मतलब कैसा भी सदिश आ जाए उस समय समझ लेना उस सदिश के अंदर इस टाइप का अगर फॉर्मूला आ रहा है जिसमें डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखा हुआ इस टाइप में, तो हमेशा ध्यान रखना उसका मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये यूनिवर्सल सत्य है, मतलब इसमें कोई भी किसी प्रकार कोई भी दूसरा कुछ भी नहीं कह सकते। इतना ही ध्यान रखना है, ये हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। दूसरा एक क्या याद रखना है, डेल वेक्टर क्रॉस डेल फाई हमेशा जीरो, ये भी यूनिवर्सल परफेक्ट, ये पहले से ही सिद्ध किया गया है कि ये दोनों ही चीजें जो होती है हमेशा किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। इसमें और कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही ध्यान रखना, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होता है, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ग्रेडियंट ऑफ कर्ल और कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस इस तरीके से याद रखना, मतलब एक में कर्ल पहले आएगा तो दूसरे में कर्ल क्या आएगा, बाद में आएगा, इतना ध्यान रखना। अब देखो इसको प्रूव करना है तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर का कर्ल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए वेक्टर को आप क्या मान लोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप मान लो। ठीक है, उसके बाद में इसका सिंपल सा कर्ल का फॉर्मूला होता है जिसमें डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर वाला मैट्रिक्स वाला फॉर्मेट लगाओगे। ठीक है, मैट्रिक्स वाला फॉर्मेट लगा के क्या लिख लोगे, कर्ल के ए वेक्टर के कर्ल का फॉर्मूला लिख लोगे। उसके बाद में फिर से वापस कैसा आएगा, फिर वापस आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस निकालोगे तो इस टाइप में क्या आएगी आप लोगों के पास में इक्वेशन आएगी। तो फिर से आप लोगों को कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, आंशिक अवकलज की परिभाषा का नियम लगाना पड़ेगा। तो आंशिक अवकलज की परिभाषा से इस टाइप की जब इक्वेशन आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि डेल वाई और डेल जेड का डेल जेड अपॉन डेल वाई आगे पीछे होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, कट जाएगी और वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर आएगी। तो मतलब इससे आगे का सारा काम क्या करना है, अपना आप करना। सिंपल डिफरेंशिएशन है, कुछ भी नहीं है, जैसे ये वाले करवाए वैसे के वैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो करके आना, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, वैसे हो जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि इसमें ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जैसे ये वाले कराए वैसे वैसे ये वाला ही। ठीक है ना, इसके बाद में आगे के कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि ये जिस प्रकार से जीरो है वैसे के वैसे क्या है, कुछ अलग टाइप के और फॉर्मूले भी होते हैं, उनका भी मान हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे क्या फॉर्मूले बनेंगे तो वो हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा ही ए वेक्टर और बी वेक्टर के रूप में ही फॉर्मूले नहीं आएंगे। वहां पे आप लोगों को जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो रिलेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन सबके बीच में भी। तो उस कंडीशन में जो इनके कर्ल और डाइवर्जेंस के और कर्ल और ग्रेडियंट के मिक्सअप के जो फॉर्मूले होते हैं उनका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ 4-5 फॉर्मूले उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे।